हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए ये सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और पेपर की अपनी तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि जितना अभ्यास हो सके उतना आप करते रहिए। अभ्यास से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला वाला क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे कि अनुसूचित जनजाति को क्या कहा जाता है? एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, तो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि हम प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, या फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे कि उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी की जाए। तो भैया अनदेखी कर देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? ये नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिएगा कि उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए, या विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम की जाए। तो भैया विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी क्यों कायम करेंगे भैया? ये आपका गलत होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब हम एसटी कैटेगरी वाले विद्यार्थियों या अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, तो वो ये हो जाएगा कि हम उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कि डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी, तो डिसलेक्सिया से जो ग्रसित विद्यार्थी होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, या बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, या ऑप्शन नंबर 3 है कि पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 है कि पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। तो देखिए, जो डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी होते हैं, तो डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, मतलब ये पठन संबंधी विकार ही होता है। देखिए, ये पठन संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया जो होता है तो ये एक पठन संबंधी विकार है, और इसमें विद्यार्थी जो है तो ये पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, मतलब यहाँ पे उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको समझ में ही नहीं आता है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन बाधक बनता है? रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री बाधक बनता है, या फिर ब्रेन लिप वाली पुस्तकें बाधित बनता है, या दृश्यात्मक सामग्री के मौखिक विवरण, या लिखित या मुद्रित सामग्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन बाधक बनता है? तो देखिएगा कि यहाँ पे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में जो बाधक बनेगा, तो यहाँ देखिए लिखित या मुद्रित सामग्री बनेगी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार से संबंधित है? तो बताइएगा कि क्या जो है ध्यानाभाव एवं सक्रियता विकार से संबंधित है। पहला है कि उच्च अवधान अवधि, ये जो है ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार से संबंधित है, या सेकंड है कि दृढ़ आवेगशीलता, या ऑप्शन नंबर 3 है कि निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार से संबंधित है? तो देखिएगा यहाँ पे कि ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार से संबंधित होगा आपका दृढ़ आवेगशीलता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता क्या है कि ये उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता रखते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो होते हैं तो उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता रखते हैं, या रचनात्मकता में कमी होती है, या अगला है कि बाधित संप्रेषण कौशल, या दूसरों के विचारों की नकल करने की प्रवृत्ति होती है। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो उनमें दूसरों के विचारों की नकल करने की प्रवृत्ति होती है। तो नहीं भैया, प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, ना ही बाधित संप्रेषण होते हैं, और ना ही इनमें रचनात्मकता की कमी होती है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
फर्स्ट। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चों की प्रमुख विशेषता इनमें उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभिकथन ए, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। अधिगम जो है एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। अब विकल्प पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या ए सही है आर गलत है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि ए और आर दोनों गलत है। तो देखिए यहाँ पे कि एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तो आपका ए वाला जो है सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो ये गलत हो जाएगा। अधिगम जो है तो ये सक्रिय प्रक्रिया है, ना कि निष्क्रिय। तो आपका यहाँ पे पहला केवल सही होगा, यानी ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति। तो संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या है? निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। या सेकंड है कि निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। या नेक्स्ट वाला है कि विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है। या नेक्स्ट है ना तो निर्माण में और ना ही विवेचना करने में सक्षम है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है पॉजिटिव, यानी क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आप पॉजिटिव ऑप्शन भी चूज करना पड़ेगा आपको। तो संज्ञान के लिए समकालीन सिद्धांतों के अनुसार जो स्मृति है तो वो है निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे असक्षम दे दिया गया है तो ये भी गलत है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे भी असक्षम दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। और ना तो निर्माण और ना ही विवेचना करने में सक्षम, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। तो विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को किस शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए? बाल केंद्रित, या नेक्स्ट है परीक्षा केंद्रित, या शिक्षक केंद्रित, या ऑप्शन नंबर 4 है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो यहाँ देखिए कि विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है या बढ़ावा देना चाहिए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अधिकल्प का हिस्सा नहीं है? तो अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अधिकल्प का हिस्सा नहीं है? सहभागिता के बहुविध साधन ये नहीं है, या भेदभाव के बहुविध तरीके, या प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, या अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अधिकल्प का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, यानी निगेटिव पूछा जा रहा है। तो निगेटिव के लिए आपका हो जाएगा निगेटिव, यानी भेदभाव के बहुविध तरीके, ये आपका नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यही वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा देना या बढ़ावा दिया जा सकता है? तो बताइए कि किसके द्वारा जो है समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? अनुरूपात्मक चिंतन के द्वारा, या कार्यात्मक स्थिरता के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 3 है कि प्रतिक्रियाओं का समुच्चय के द्वारा, या 4th वाला ऑप्शन है कि अभिसारी चिंतन के द्वारा। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो देखिए समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है अनुरूपात्मक चिंतन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अभिकथन ए कह रहा है कि विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे। पहला है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
सेकंड है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा लेकिन आर गलत हो जाएगा। आर क्यों गलत हो जाएगा? तो देखिए इस प्रक्रिया की समझ पूरी तरह अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ये है ऑप्शन नंबर थर्ड में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संवेगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है कि संवेग कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करते हैं, यानी ये कौशल सही नहीं है। या सेकंड है कि संवेगात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होता है। या नेक्स्ट है कि संवेग और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि संवेग अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो संवेगों के बारे में जो कथन सही नहीं है तो वो है कि संवेग और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये कथन सही नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब अंदर से आप मोटिवेट हैं, तो इसका उदाहरण कौन सा नहीं है। जिज्ञासा, रुचि, या अस्पष्टता के लिए चाहत, या पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा का जो है उदाहरण नहीं है, तो ये है पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो ये तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ना कि आंतरिक अभिप्रेरणा का। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब नेक्स्ट देखिए कि सीखना अधिक प्रभावी होता है जब। तो सीखना अधिक प्रभावी कब होता है? जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। या नेक्स्ट है कि पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से खंडों में पढ़ाया जाए। या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित ना किया जाए। तो देखिए सीखना अधिक प्रभावित होता है जब, तो सीखना अधिक प्रभावित होता है जब हम विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ें, तभी जो है सीखना अधिक प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए ये तीनों ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार। तो तीनों में कहा गया है जटिल हो, अमूर्त एवं जटिल हो, उसके बाद असंबद्ध रूपों में खंडों में पढ़ा जाए, उसके बाद पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित ना किया जाए। तो यहाँ पे जो है ये तीनों ऑप्शन निगेटिव हो जाएंगे। तो पॉजिटिव ऑप्शन आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी देखिए यहाँ पे कि सीखना अधिक प्रभावी होता है जब हम विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ें। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक होने के नाते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, या विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं करनी चाहिए, या महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए, या विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। तो भैया आपसे पॉजिटिव पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है आपसे पॉजिटिव पूछा जा रहा है। तो पॉजिटिव के लिए आपको पॉजिटिव ऑप्शन ही ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन कि नहीं देनी चाहिए, ये भी निगेटिव है। बचना चाहिए, ये भी निगेटिव है। बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ये भी निगेटिव है। तो आपका पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।